Very good morning students, welcome to the class. Today we will start 8th chapter in your civics book confronting marginalization. Previous chapter में हमने स्टडी किया था मार्जिनलाइजेशन के मीनिंग को समझा था कौन कौन सी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में जिनको मार्जिनलाइज यानी कि साइडलाइन कर दिया जाता है मेन सोसाइटी के द्वारा और उनको क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस किए गए हैं ताकि ये जो मार्जिनलाइज सेक्शन है जिनको जो है हम माइनॉरिटी सेक्शन भी कहते हैं इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और इनको जो है फर्दर डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए हैं वो सब हमने स्टडी किया था राइट। इस चैप्टर में हम मार्जिनलाइजेशन को भी फर्दर कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम कन्फ्रंट यानी कि उसको जो है उसका सामना किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से उससे डील कर सकते हैं कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, सोशली वीकर सेक्शन है या मार्जिनलाइज्ड पीपल जो है या ऐसे ग्रुप्स जिनको जो है कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया गया है वो उनको जो है दोबारा हम मेन स्ट्रीम सोसाइटी से किस तरीके से उनको जो है जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। सो ओपन योर सिविक्स बुक पेज नंबर 94, दिस इज योर चैप्टर। In the previous chapter we read about two different groups and their experiences of inequality and discrimination. ठीक है, मुस्लिम लोगों के को स्टडी किया था हमने, उसके अलावा आदिवासी लोगों को स्टडी किया था, किस तरीके के प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं वो सब चीज़ें। Though powerless, such groups have fought, protested and struggled against being excluded or dominated by others. हालांकि ये ग्रुप्स जो है ये पावरलेस होते हैं, इनके पास पावर नहीं होती, फिर भी इन्होंने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया है, ठीक है, प्रोटेस्ट किया है और जो है जो दूसरे लोग उनको डोमिनेट ना कर पाए इन सब चीज़ों के अगेंस्ट उन्होंने फाइट करी है। दे हैव अटेम्प्टेड टू ओवरकम दिस सिचुएशन बाय अडॉप्टिंग अ रेंज ऑफ स्ट्रैटेजीज इन देयर लॉन्ग हिस्ट्री। रिलीजियस solace, armed struggles, self-improvement and education, economic upliftment, there appears to be no one way of doing things। मतलब इन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, ठीक है, अपने अधिकारों के लिए लड़े हैं और आर्म्ड स्ट्रगल भी इन्होंने किया है यानी कि हथियारों को के साथ इन्होंने प्रोटेस्ट किया है। मतलब अपने आप को मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए उन्हें एन नंबर ऑफ जो है बहुत सारी कोशिशें इन्होंने की हैं, प्रयास बहुत सारे किए हैं, ठीक है। In all cases, the choice of struggle has depended on the circumstances that the marginalized find themselves in। ठीक है, हर बार उन्होंने किस तरीके से संघर्ष किया है, जिस भी तरीके की सिचुएशन उनके सामने थी, ठीक है, जो भी वो उस समय फेस कर रहे थे उस हिसाब से उन्होंने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है, ठीक है। In this chapter, we will read about some of the ways in which groups and individuals challenge existing inequalities. Adivasis, Dalit, Muslims, women, and other marginalized groups argue that simply by being citizen of a democratic country, less possesses equal rights that must be respected। मतलब जो ऐसे ग्रुप्स हैं जैसे आदिवासी, दलित, मुस्लिम, विमेन और दूसरे जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं, ये लोग कहते हैं कि सिर्फ एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहना ही, ठीक है, या एक डेमोक्रेटिक कंट्री का सिटीजन होना ही हमें सारे अधिकार नहीं दिला देता, ठीक है, हमें वो रिस्पेक्ट जो आम हर इंसान डिजर्व करता है वो नहीं दिला देता। उसके लिए हमने बहुत लंबी हिस्ट्री रही है हमारे स्ट्रगल की, ठीक है, अलग अलग तरीके से उन्होंने जो है चैलेंज किया है सर्कमस्टांसेस को। मैनी अमंग देम लुक अप टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू एड्रेस देयर कंसर्न। और बहुत सारे लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन की ओर जो है रिलाय करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से उम्मीद करते हैं कि वो उनके जो इश्यूज हैं इनको एड्रेस करने में सक्सेसफुल रहेगा। In this chapter, we will see why the Constitution of India is something that marginalized group invoke in the course of their struggles. As part of this, we will look at how rights are translated into laws to protect groups from continued exploitation, and we will also look at the government's efforts to formulate policies to promote the access of these groups to development। मतलब किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अधिकारों को कानून बना दिया गया ताकि सख्ती से जो है पालन किया जा सके इन मार्जिनाइज्ड ग्रुप के फेवर में जो है जो भी इनको राइट्स नहीं मिलते हैं, जो भी इनके डेवलपमेंट राइट्स है, जो भी इनके ह्यूमन राइट्स है, वो सब इनको दिलवाए जाए, उसके लिए कानून बनाए गए हैं। और कौन कौन से प्रयास हमारी सरकार ने किए हैं ताकि इन ग्रुप्स को जो है एक अच्छी लाइफ, एक बेहतर लाइफ और एक रिस्पेक्टेड लाइफ दी जा सके, उनको फर्दर डेवलपमेंट दिया जा सके, वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। Invoking fundamental rights. The Constitution, as you have learned in the first chapter of this book, lays down the principles that make our society and polity डेमोक्रेटिक। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है देखो आपको पता ही है, उसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं कि हमारे सोसाइटी और हमारे पॉलिटी क्या है, एक
They are defined in and through the list of fundamental rights that are an important part of the Constitution. ठीक है, फंडामेंटल राइट क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को, सभी सिटीजन्स को दिया गया है. दीज राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल इंडियंस इक्वली. एज फार as the marginalized are concerned, they have drawn on these rights in two ways. First, by insisting on their fundamental rights, they have forced the government to recognize the injustice done to them. Second, they have insisted that the government enforces these laws. In some instances, the struggle of the marginalized have influenced the government to frame new laws in keeping with the spirit of the fundamental rights. जो marginalized section है, ठीक है, जिनके साथ जो है इल ट्रीटमेंट किया जाता है सामाजिक रूप से, वो उन लोगों ने जो है फोर्स किया है कॉन्स्टिट्यूशन की ओर देखा है पहली चीज़ तो, कि इनके जो फंडामेंटल राइट्स उनको दिए जाए. दूसरा, इन्होंने कई बार सरकारों को भी मजबूर किया है कि इनके लिए कुछ सख्त कानून बनाए जाए ताकि इनके साथ जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको रोका जा सके. ठीक है. आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश्ड. ठीक है, आप सबको पता है आर्टिकल 17 क्या कहता है. जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, उसको ख़त्म करता है. ठीक है. What that means is no one can henceforth prevent Dalits from educating themselves, entering temples, using public facilities. सबका मतलब क्या है? छुआछूत को, अनटचेबिलिटी को बैन करने का मतलब क्या है? एबॉलिश करने का मतलब क्या है? कि अब जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं उनको शिक्षा लेने से कोई नहीं रोक सकता, मंदिरों में या पब्लिक प्लेसेस में जाने से कोई नहीं रोक सकता है. It also means that it is wrong to practice untouchability and that this practice will not be tolerated by a democratic government. इसका मतलब ये भी है कि untouchability जैसी जो कुप्रथा है, जो प्रैक्टिस है, वो अब हमारे समाज में नहीं रह सकती. खास करके एक डेमोक्रेटिक कंट्री में तो कोई भी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी. इनफैक्ट अनटचेबिलिटी इज पनिशेबल क्राइम नाउ. इनफैक्ट अभी क्या है, अनटचेबिलिटी तो एक जो है पनिशेबल ऑफेंस बना हुआ है, यानी कि कानूनी रूप से आपको जो है सजा मिल सकती है अगर आप अनटचेबिलिटी को फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो. देयर आर अदर सेक्शंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हेल्प टू स्ट्रेंथन द आर्गुमेंट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नोट्स दैट नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. यू लर्न अ लॉट अबाउट दिस इन योर क्लास 7 टेक्स्ट बुक इन द चैप्टर ऑन इक्वालिटी. देखो, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन हैं जो कि इस तरीके से जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है या जो वीकर सेक्शन है उनके साथ कोई किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो. जिस तरीके से आर्टिकल 15 क्या इंश्योर करता है कि किसी भी पर्सन के साथ धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, ठीक है, उसके लिंग के नाम पे, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता. तो कहने का मतलब है पूरे कोशिश की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में कि भारत में रहने वाले सभी लोगों को जो है एक जैसे अधिकार दिए जाए, किसी के साथ जो है अनजस्टिस ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो. दिस हैज़ बीन यूज्ड बाय दलित टू सीक इक्वालिटी वेयर इट हैज़ बीन डिनाइड टू देम. ठीक है, तो इन सारे आर्टिकल्स का इस्तेमाल दलित लोग करते हैं जब भी उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है. Therefore, Dalits can invoke or draw on a fundamental right in situation where they feel that they have been treated badly by some individual or community or even by the government. इसलिए जो दलित लोग होते हैं वो अपने इन अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं. इनको जो है लोगों को, सरकार को, कानून को बता सकते हैं जब भी उन्हें लगता है कि किसी पर्सन ने या किसी सोसाइटी ने या खुद सरकार ने उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन किया है. They have drawn the attention of the government of India to the constitution, demanding that the government abide by it to and do justice to them. जब भी इनके साथ कुछ भी इनजस्टिस होता है ये सरकार को बता सकते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिखा सकते हैं कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये अधिकार मिला है कि हमारे साथ इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता और जो है इसी के बेसिस पे उनके साथ जस्टिस होनी चाहिए. Likewise, other minority groups have drawn on the fundamental rights section of the कॉन्स्टिट्यूशन. इसी तरीके से जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो भी बहुत ज़्यादा रिलाई करता है, डिपेंड करता है जो हमारा फंडामेंटल राइट वाला सेक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पर. दे हैव पर्टिकुलरली ड्रॉन अपॉन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. मेनली कौन से राइट्स पे ये ज़्यादा जो है अटेंशन ड्रॉ करते हैं? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपने किसी भी धर्म को अपनाने का, उसको प्रैक्टिस करने की फ्रीडम, कल्चरल और एजुकेशनल राइट को. ठीक है. In the case of cultural and educational rights, distinct cultural and religious groups like the Muslims and Parsis have the right to be the guardians of the content of their culture as well as the right to make decision on how best this content is to be preserved. मतलब ये जो आर्टिकल है वो क्या अधिकार देता है स्पेशली मुस्लिम्स को, पार्सिस को या और भी जो माइनॉरिटी ग्रुप भारत में रहते हैं कि वो अपने धर्म की, अपने कल्चर की रक्षा कर सके और वो सभी तरीके अपना सके जो भी वो सूटेबल समझते हैं अपने धर्म को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए. Thus, by granting different forms
forms of cultural right, the Constitution tries to ensure cultural justice to the such groups. ठीक है, इस राइट से क्या फ़ायदा होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ने ट्राई किया है कि इन सारे ग्रुप्स को उनको कल्चरल जस्टिस दी जा सके. द कॉन्स्टिट्यूशन डज दिस so that the culture of these groups is not dominated nor wiped out by the culture of majority community. ये अधिकार इसलिए दिया गया है ताकि इन जो माइनॉरिटी लोगों का जो कल्चर है वो ख़त्म ना हो सके, या उसको जो बाकी ज़्यादा संख्या में जो लोग रहते हैं वो अपने कल्चर से डोमिनेट ना कर दें. ठीक है. Laws for the marginalized. As we have read, the government makes laws to protect its citizens, yet this is not the only way in which it takes action. There are specific laws and policies for the marginalized in our country. ठीक है, सिर्फ फंडामेंटल राइट ही नहीं है जिससे हम इन लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, बल्कि सरकार ने बहुत सारे ऐसे कानून भी बनाए हुए हैं ताकि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके. There are policies or schemes that emerge through the other means like setting up a committee or by undertaking a survey etc. ठीक है, ये सारे काम सरकार करती है. The government then make an effort to promote such policies in order to give opportunity to specific groups. अलग अलग तरीके की स्कीम्स लॉन्च करती हैं. ठीक है, पॉलिसीज़ बनाती हैं ताकि ये इन जो ग्रुप्स हैं इनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जा सके. Promoting social justice. As part of their effort to implement the constitution, both the state and the central government create specific schemes for implementation in the tribal area or in the area have a high दलित population. मतलब जहाँ भी जैसे जिस भी एरिया में दलित लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी या ट्राइबल लोगों की पॉपुलेशन होगी, वहाँ पे जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों हैं उन्होंने कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स को अप्लाई किया है, लागू किया है वहाँ पे. ठीक है. फॉर एग्जांपल, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फॉर फ्री एंड सब्सिडाइज्ड hostel for students of Dalit and Adivasi communities so that they can avail of education facility that may not be available in their localities. ठीक है, जैसे कि सरकार ने क्या फैसिलिटी दी है, जो दलित और आदिवासी बच्चे होंगे उनको जो है सब्सिडाइज्ड हॉस्टल की फैसिलिटी दी जाएगी, यानी कि कम रेट पे हॉस्टल फीस कम से कम रख के उनको जो है एक मौका दिया गया है ताकि ये बच्चे जिनके एरिया में स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, वो दूर दराज के क्षेत्रों में जब जाके पढ़े तो उनको जो है ज़्यादा बर्डन कॉस्ट जो हॉस्टल का खर्चा है वो ना उठाना पड़े. ठीक है. In addition to providing certain facilities, the government also operates through laws to ensure that concrete steps are taken to end inequity in the system. One such law or policy is the reservation policy that today is both significant and highly contentious. ठीक है. इसके अलावा सरकार है उसने क्या दिया है, रिजर्वेशन दिया. आप सबको पता है एक बहुत ही ज़्यादा जो है हाईली सिग्निफिकेंट भी है और कंटेंशियस भी है. ठीक है, लोग आपत्ति भी जताते हैं इस पर, लेकिन ये आज के समय में जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उनके हितों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट भी है. The laws which reserve seats in education and government employment for Dalit and Adivasi are based on an important argument that in a society like ours, where for centuries section of population have been denied opportunities to learn and to work in order to develop new skills or vocations, a democratic government needs to step in and assist this section. देखो क्यों रिजर्वेशन दी गई है, क्योंकि हमारे जैसी सोसाइटी में जहाँ सदियों तक एक सेक्शन के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ सदियों से बहुत ही इल ट्रीटमेंट किया जा रहा था, ना वो शिक्षा ले सकते थे, ना ही वो आगे बढ़ सकते थे, बहुत ज़्यादा अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिस वो फेस करते थे. तो ऐसे सेक्शन को एक दिन में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, इनको धीरे धीरे ग्रेजुअली ही हम जो है मेन स्ट्रीम में जोड़ सकते हैं. इसलिए इन लोगों को रिजर्वेशन देनी ज़रूरी है ताकि सदियों से जो इनके साथ अत्याचार हुआ है उससे ओवरकम करने में ये लोग कहीं ना कहीं अपने आप को सक्षम पाएँ. हाउ डज द रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क. किस तरीके से काम करती है रिजर्वेशन पॉलिसी. गवर्नमेंट्स across India have their own list of scheduled caste, scheduled tribes and backwards and most backward caste. ठीक है, सबके पास, स्टेट के पास, सेंटर के पास अपनी जो है लिस्ट है. The central government who has its list, students applying to educational institutions and those applying for post in government are expected to furnish proof of their caste or tribe status in the form of caste and ट्राइब सर्टिफिकेट्स. ठीक है, जब भी किसी स्टूडेंट को किसी कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन लेना होता है या सरकारी नौकरी में वो अप्लाई करते हैं तो उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे वो दलित से है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ठीक है, और या आदिवासी है, तो इन सब के लिए उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ता है. Many government and educational institutions also ask for candidates to mention their caste, tribe status. ठीक है, मेंशन करने के लिए कहा जाता है, उनको प्रूफ देने के लिए कहा जाता है. If a particular Dalit caste or a certain tribe is on the government list, then a candidate from that caste or tribe can avail of the benefit of reservation. अगर वो कम्युनिटी, वो दलित कास्ट या कोई ट्राइब है वो हमारी गवर्नमेंट की लिस्ट में होगी तो उस पर्सन को जो
रिजर्वेशन जॉब में या फिर एडुकेशन में दी जाएगी। फॉर एडमिशन टू कॉलेजेस स्पेशली टू द इंस्टीट्यूट्स ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन के कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, जैसे कि जो आपके मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनमें गवर्नमेंट बेनिफिट्स डिफाइंस अ सेट ऑफ कट ऑफ मार्क्स। वहाँ पे सरकार क्या करती है, कट ऑफ मार्क्स सेटअप करती है। दिस मीन्स दैट नॉट ऑल दलित एंड ट्राइबल कैंडिडेट्स क्वालिफाई फॉर एडमिशन बट ओनली दोज हु हैव डन रीजनेबली वेल एंड सिक्योर्ड मार्क्स अबव द कट ऑफ पॉइंट। इसका मतलब ये है, कट ऑफ मार्क्स क्यों डिसाइड करते हैं, देखो ताकि हर एक दलित या हर एक जो है शेड्यूल्ड कास्ट के पर्सन को जो है एडमिशन ना मिले, दलित को एडमिशन ना मिले, बल्कि ऐसे स्टूडेंट को ही जिन्होंने पढ़ाई की है या जिन्होंने एफिशिएंटली जो है स्कोर किए हैं मार्क्स, उस कट ऑफ को जो पार कर पाएंगे उन्हीं को एडमिशन दिया जा सके। यानी कि आंख बंद करके हर एक को रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। गवर्नमेंट ऑल्सो ऑफर स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर दीज स्टूडेंट्स। In your class 9 political science textbook, you will read about more on reservation for the backward classes. Protecting the right of Dalits and Adivasis. In addition to policies, our country also has specific laws that guard against the discrimination and exploitation of marginalized communities. इसके अलावा देखो हमारी देश में कुछ जो है कानून भी हैं ताकि ये जो ये कम्युनिटीज़ हैं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन को रोका जा सके। लेट अस रीड द फॉलोइंग केस स्टडी अडेप्टेड फ्रॉम अ रियल लाइफ अकाउंट बुक टू अंडरस्टैंड हाउ दलित यूज द प्रोटेक्शन दैट लॉज प्रोवाइड। अब हम एक जो है रियल लाइफ स्टोरी पढ़ेंगे, एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे किस तरीके से दलित लोग जो है अपने इस लॉ को यूज़ करते हैं जब भी उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है। द विलेजर्स ऑफ जगमलपुर आर गियरिंग अप फॉर अ बिग फेस्टिवल। जो गांव वाले हैं जगमालपुर के, वो लोग एक बहुत बड़े फेस्टिवल के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं। वंस इन 5 years द लोकल डाइटी इज ऑनर्ड एंड प्रीज्ड फ्रॉम 20 नेबरिंग विलेजेस कम फॉर दिस 5-day इवेंट। देखो हर 5 साल में जो उनका लोकल जो भगवान है उनके ऑनर में ये लोग जो है इस फेस्टिवल को मनाते हैं और आसपास के गांव से जो है आसपास के 20 गांव से जो पुजारी है वो आते हैं इस 5 दिन के इवेंट को अटेंड करने के लिए, पूजा करने के लिए। देयर सेरेमनी बिगिन विद अ मेंबर ऑफ द दलित कम्युनिटी वॉशिंग द फीट ऑफ ऑल द प्रीस्ट एंड देन बेथिंग इन द वाटर यूज्ड फॉर दिस। अब ये सेरेमनी कैसे शुरू होती है, देखो कि जो दलित कम्युनिटी का जो मेंबर है वो उन सबके पैरों को धोएगा, सभी पुजारियों के पैरों को धोएगा और एंड बेथिंग इन द वाटर यूज्ड फॉर दिस, और उस पानी में नहाएगा जो पानी यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। इन जगमालपुर द पर्सन हु परफॉर्म दिस टास्क बिलोंग टू रथनाम्स फैमिली। अब जो जगमालपुर गाँव में जो पर्सन ये सारे टास्क कर रहा था वो जो है रथनाम फैमिली से बिलोंग करता है। इस फादर एंड ग्रैंडफादर है बोथ परफॉर्म द सेम टास्क बिफोर हिम। उसके फादर और उससे पहले उसके ग्रैंडफादर वो सेम जो है टास्क परफॉर्म कर चुके हैं उससे पहले। दो दे वर नेवर अलाउड टू एंटर द टेम्पल, दिस रिचुअल वाज व्यूड एज अ ग्रेट ऑनर बेस्टोड ऑन देम ऑन द स्पेशल ओकेजन। हालांकि उनको मंदिर में जाने की परमिशन नहीं होती थी, फिर भी उनको जो है बहुत ही मतलब एक इस तरीके से देखा जाता था कि उनको जो है मौका दिया गया है अपने इस स्पेशल ओकेजन पे। नाउ इट वाज राजनाम्स टर्न। अब जो है राजनाम की बारी थी। राजनाम वॉज ऑल ऑफ 20 years स्टडिंग इंजीनियरिंग इन अ नियर बाय कॉलेज, ही रिफ्यूज टू परफॉर्म द रिचुअल। राजनाम क्या है, 20 साल का है और पास के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है, वो ही रिचुअल करने से मना कर देता है। ही सेड दैट ही हैड नो फेथ इन दिस प्रैक्टिस एंड दैट हिज फैमिली मेंबर्स वर फोर्स्ड टू परफॉर्म दिस रिचुअल बिकॉज दे वर दलित। वो क्या कहता है, उसकी कोई फेथ नहीं, उसका कोई विश्वास नहीं है इस प्रैक्टिस में, और उसके पूर्वजों को, उसके परिवार वालों को ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता था ये प्रैक्टिस करने के लिए क्योंकि वो दलित जाति से संबंध रखता है। Rathnam's refusal angered both the powerful caste in the village and some families from his own community. अब जो रतनाम ने जो ये रिफ्यूज़ कर दिया ऐसा करने से, इस टास्क को परफॉर्म करने से, इस प्रैक्टिस को करने से, उससे जो गांव के कुछ पावरफुल जो अपर कास्ट के लोग होते हैं वो भी गुस्सा हो जाते हैं और कुछ उसकी ही कास्ट के लोग जो थे, परिवार जो थे, वो भी उससे नाराज हो जाते हैं। द पावरफुल कास्ट वर शॉक्ड दैट सच अ यंग बॉय हैड द गट टू रिफ्यूज़। अब जो पावरफुल कास्ट थी वो देख के हैरान थी कि इस जो है यंग लड़के ने जो है इसके अंदर इतनी हिम्मत है कि इसने रिफ्यूज़ कर दिया। दे बिलीव दैट इट वॉज
राजनाम्स एडुकेशन दैट अलाउड हिम टू इमेजिन दैट ही कुड स्टार्ट कंपेयरिंग हिमसेल्फ विद देम। अब ये लोग क्या मानने लगे थे कि ये रामनाथ की एडुकेशन का ही, उसकी पढ़ाई लिखाई का ही असर है कि वो अब खुद को हमसे हमारे बराबर समझने लगा है खुद को। Those from Rathnam's own caste were fearful of engaging the powerful. Many worked on their fields as daily wage laborers. अब जो रामनाथ के खुद की कम्युनिटी के जो लोग थे उनको डर था कि इससे जो है ये जो पावरफुल ग्रुप है ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग जो है इन्हीं पावरफुल लोगों के खेतों में एज अ वेज लेबरर काम करते थे, डेली वेज के रूप में मजदूरी करते थे। इफ़ द डोमिनेंट कास्ट डिसाइडेड नॉट टू कॉल देम देन व्हाट वुड दे अर्न। अगर वो डोमिनेटेड कास्ट जो है इनको अपने खेतों में काम करने के लिए नहीं बुलाएगी तो फिर ये कैसे कमाएंगे? हाउ वुड दे सर्वाइव, किस तरीके से वो जीवित रहेंगे? दे ऑल्सो डिक्लेयर दैट द wrath of the local deity would strike them if they refuse to give in। और वो ये भी डिक्लेयर कर देते हैं कि जो लोकल जो भगवान है उनका अभिशाप उनको लगेगा अगर वो ऐसा करने से मना कर देते हैं। Rathnam argued that given that not a single Dalit had ever entered the temple, how could the deity be angry with them? अब राथनाम क्या आर्ग्यू करते हैं कि जब एक भी दलित परिवार का इंसान, जब पर्सन जो है अभी तक मंदिर में गया ही नहीं है, तो वो जो लोकल देवता है, डाइटी है, वो किस तरीके से जो है हमसे नाराज हो सकते हैं जब हम कभी मंदिर में गए ही नहीं हैं। द पावरफुल कास्ट डिसाइडेड टू टीच राथनाम अ लेसन। अब जो पावरफुल कास्ट है वो डिसाइड करते हैं कि हम इसको एक सबक सिखाएंगे। हिज कम्युनिटी वॉज ऑर्डर टू ostracize him and his family, and everyone was told no one should speak or do any work for them or with them। मतलब उस कम्युनिटी को ऑर्डर दिया जाता है कि हर कोई जो है उसका और उसके परिवार का बहिष्कार कर देगा और कोई भी उससे बात नहीं करेगा। वन नाइट सम मैन एंटर्ड देयर पार्ट ऑफ विलेज एंड सेट हिज हट ऑन फायर। कोई एक रात को जो है कुछ लोग उसके गांव के उस हिस्से में जहाँ पे वो रहता था वहाँ घुस आकर उसकी झोपड़ी में आग लगा देते हैं। ही मैनेज टू एस्केप विद हिज मदर। वो अपनी माँ के साथ बचने में कामयाब रहता है। राजनाम देन वेंट टू फाइल अ केस इन द लोकल पुलिस स्टेशन अंडर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। इस कानून के तहत वो जो है पुलिस स्टेशन जाता है और जो है अपनी कंप्लेंट फाइल करते हैं। Other Dalit families still did not come out in his support as they were scared that a similar fate might await them if they spoke out। बाकी जो दलित फैमिली होती है वो उसके सपोर्ट में नहीं आती क्योंकि उनको डर होता है कि कल को यही सब चीज़ें उनके साथ भी हो सकती हैं। The case was picked up by the local media that led to many journalists visiting the village। अब इस केस से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है लोकल मीडिया जो है आने लगता है और वो जो है उस गांव में बहुत सारे जर्नलिस्ट आने लगते हैं। राथनाम वॉज रिटन अबाउट अ सिंबल ऑफ दलित एक्शन। राथनाम के बारे में लिखा जाता है कि वो एक सिंबल बन गया था दलित एक्शन का। द रिचुअल वॉज कॉल्ड ऑफ। उसके बाद वो रिचुअल जो है खत्म कर दिया जाता है। बट हिज फैमिली वॉज फोर्स टू मूव आउट एज दे कंटिन्यू टू बी ऑस्ट्रेसाइज्ड बाय पावरफुल कास्ट इन द विलेज। लेकिन उसका परिवार जो है गाँव छोड़ने को मजबूर होता है क्योंकि उसके गाँव के बहुत सारे जो पावरफुल कास्ट है उन्होंने उसका और उसके परिवार का बहिष्कार किया हुआ था। ठीक है। द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 क्या कहता है, इसको पढ़ लेते हैं। Ratnam sought the support of law, filing his complaint under the above act to protest against the domination and violence of the powerful caste in the village। इस कानून का उपयोग करके ही जो रातनाम था उसने क्या किया था, जो गांव वाले उसके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उसके परिवार के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे, हिंसा कर रहे थे, उन सब के खिलाफ उसने जो है आवाज़ उठाई। दिस एक्ट वॉज फ्रेम्ड इन 1989 इन रिस्पॉन्स टू डिमांड मेड बाय दलित्स एंड अदर दैट द गवर्नमेंट मस्ट टेक सीरियसली द इल ट्रीटमेंट एंड ह्यूमिलिएशन दलित एंड ट्राइबल ग्रुप फेस इन एवरीडे सेंस। ये कानून किस लिए बनाया गया था? क्योंकि दलित लोगों ने और बाकी लोगों ने सरकार को कहा था कि जो भी इतना इल ट्रीटमेंट, जो बुरा व्यवहार किया जाता है दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, उसको रोकने के लिए, जो ह्यूमिलिएशन जो ये लोग फेस करते हैं उसको रोकने के लिए इस कानून को बनाए जाने की ज़रूरत है। While each treatment has persisted for a long time, it had acquired a violent character in the late 1970 and 80s। पहले ये जो भेदभाव था शुरू से होता आया था, लेकिन 70s और 80s में ये बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है। During this period, part of southern India, a number of assertive Dalit groups came into being and asserted their rights। मतलब जिनका बहिष्कार कर दिया गया था, असर्ट कर दिया गया था, उनको साइडलाइन कर दिया गया था, ऐसे दलित अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आते हैं। दे रिफ्यूज टू परफॉर्म देयर सो कॉल्ड कास्ट ड्यूटीज एंड इंसिस्टेड ऑन बीइंग ट्रीटेड इक्वली। वो लोग अपनी उन सो कॉल्ड जो है कास्ट ड्यूटीज़ को करने से मना कर देते हैं, जो वो शुरू से करते आए हैं या जो दूसरा सोसाइटी के लोग जो उनसे करवाते आए हैं, और मांग करते हैं कि हमारे साथ भी इक्वल ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए।
दिस रिजल्टेड इन द मोर पावरफुल कास्ट अनलिशिंग वायलेंस अगेंस्ट देम। अब इन सब मांगों के बाद क्या होता है, जो ज़्यादा पावरफुल कास्ट होती है वो और ज़्यादा वायलेंस इन लोगों के खिलाफ करती हैं। In order to indicate to the government that untouchability was still being practiced and in most of hideous manner, Dalit groups demanded new laws that would list the various sort of violence against Dalit and prescribe stringent punishment for those who indulge in them। क्योंकि देखो दलित लोगों ने बताया सरकार को कि देखो जो ये अनटचेबिलिटी अब इसको और भी ज़्यादा सीवियर तरीके से प्रैक्टिस किया जा रहा है और हम लोगों के खिलाफ बहुत ज़्यादा हिंसा का इस्तेमाल हो रहा है, तो बहुत सख्त कानून बनाए जाने की ज़रूरत है ताकि जो भी लोग इन प्रैक्टिस को करें उनको जो है कानून के द्वारा उनको जो है सजा दी जा सके। लाइकवाइज थ्रू आउट द 1970s and 80s आदिवासी पीपल सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज themselves and demanded equal rights and for their लैंड रिसोर्सेज टू बी रिटर्न टू देम। इसी तरीके से 1970-80 में जो आदिवासी लोग थे उन्होंने अपने आप को गैदर किया, इकट्ठा किया और डिमांड करी कि उनकी ज़मीन को, उनके अधिकारों को जो है उनको वापस दिया जाए। They too had to face the anger of powerful social groups and were subject to a great deal of violence. Similarly, इनको भी जो सोसाइटी के बाकी जो पावरफुल ग्रुप थे उनका रेसिस्टेंस फेस करना पड़ा था, उनकी वायलेंस फेस करनी पड़ी थी। This is why this act contains a very long list of crimes, some of which are too horrible even to contemplate. The act does not only describe terrible crimes but also lets people know what dreadful deeds human beings are capable of. In this sense, laws such of these seek to both punish as well as influence the way we think and act। मतलब ये कानून के मतलब इस तरीके बहुत सारे एक लिस्ट बनाई गई है जिसमें बहुत सारे क्राइम्स को डाला गया है, बहुत खतरनाक क्राइम्स जो है आदिवासी या दलित लोगों के साथ किए जाते थे उनकी एक लिस्ट बनाई गई है और उनको प्रिवेंट करने के लिए कानून बनाया गया है। द एक्ट डिस्टिंग्विश्ड सेवरल लेवल्स ऑफ क्राइम्स, अलग अलग लेवल बनाए गए हैं क्राइम्स के। फर्स्टली इट लिस्ट मोड्स ऑफ ह्यूमिलिएशन दैट आर बोथ physically horrific and morally reprehensible and seeks to punish those who, देखो फोर्स करेगा अगर कोई भी एक मेंबर शेड्यूल कास्ट के या शेड्यूल ट्राइब के मेंबर को ड्रिंक एंड ईट एनी इनएडिबल और ऑब्निक्सियस सब्सटेंस, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ खाने के लिए या पीने के लिए देगा जो कि सही नहीं हो, खाने लायक नहीं हो, ऑब्निक्शियस हो। फोर्सिबली रिमूव्स क्लोथ्स फ्रॉम द पर्सन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब टू or paradize him or her naked or with painted face or body or commits any similar act with is derogatory to human dignity। मतलब कोई भी ऐसा काम या तो उनको निर्वस्त्र किया जाएगा, उनके कपड़े उतारे जाएंगे, उनके मुंह पे कालिख लगाई जाएगी, इस तरीके से मिला जुला कोई भी काम करता है वो सबको रोकने के लिए कानून बनाया गया है। सेकेंडली इट लिस्ट एक्शंस दैट डिस्पोजेस दलित एंड आदिवासी ऑफ देयर मीगर रिसोर्सेज और विच फोर्स देम इनटू परफॉर्मिंग स्लेव लेबर। मतलब जो उनके रिसोर्सेज उनको यूज़ करने से, इस्तेमाल करने से रोकती है या फिर उनसे जो स्लेव लेबरिंग कराया जाता है, गुलाम मजदूर बना के उनको बदवा मजदूर बना के रखा जाता है, उसको रोकती है। Thus, the act set out to punish anyone who wrongfully occupies or cultivates land owned by or allotted to a member of scheduled caste or scheduled tribes or get the land allotted to him transferred। मतलब या तो कोई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के खेत में उसको ज़मीन पे जो है खेती करने की कोशिश करता है या फिर ज़बरदस्ती उसको अपने नाम पे करवाने की कोशिश करता है। At another level, the act recognizes that crimes against Dalit and tribal women are of specific kind and therefore seek to penalize anyone who assaults or uses force on any women belonging to scheduled caste or scheduled tribe with intent to dishonor her। मतलब एक आदिवासी महिलाओं, दलित महिलाओं के साथ किया गया कोई भी अत्याचार जो है पनिशेबल होगा। आदिवासी डिमांड्स एंड 1989 एक्ट। द 1989 एक्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अनदर रीजन। आदिवासी एक्टिविस्ट रेफर टू इट to defend their right to occupy land and work that was traditionally theirs। 1989 का जो ये एक्ट है ये और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस राइट को ये लोग इस्तेमाल करते हैं, आदिवासी लोग, कि जो इनके जो लैंड है जो ट्रेडिशनली उनका था वो उन्हीं को बिलोंग करता है। एज यू read in the previous chapter, आदिवासी आर ऑफन अनविलिंग टू मूव फ्रॉम देयर लैंड आर फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि आदिवासी लोग अपनी ज़मीन को छोड़ के नहीं जाना चाहते लेकिन ज़बरदस्ती उनको उनकी ज़मीन से निकाला जाता है। एक्टिविस्ट हैव आस्क्ड दैट दोज हु हैव फोर्सिबली एनक्रोच्ड अपॉन ट्राइबल लैंड शुड बी पनिश्ड अंडर दिस लॉ। ठीक है, जो एक्टिविस्ट है उन्होंने जो है सरकार को कहा है कि ज़बरदस्ती जो भी लोग इनको अब इनकी ज़मीन से बाहर निकालते हैं उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाना चाहिए। They have also pointed
to the fact that this act merely confirms that what has already been promised to tribal people in the constitution, that land belonging to tribal people cannot be sold or bought by नॉन ट्राइबल पीपल। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न दिया गया है कि जो भी ज़मीन ट्राइबल लोगों को बिलोंग करती है, ठीक है, या फिर ऑलरेडी जो है ट्राइबल लोगों की है, ना तो उसको बेचा जा सकता है, ना ही नॉन ट्राइबल लोग उसको खरीद सकते हैं। इन केस वेयर दिस हैज़ हैपेंड द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट ऑफ ट्राइबल पीपल टू रीपोजेसेस देयर लैंड। जहाँ भी इस कानून का उल्लंघन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि उनकी ज़मीन को उनको वापस दिलाया जाए। से के जानू एन एक्टिविस्ट Adivasi activist has also pointed out that on one of the violators of constitutional rights guaranteed to tribal people are government in the various states of India। मतलब ये कहते हैं कि एक जो सबसे बड़ा कल्प्रेट है वो लोकल गवर्नमेंट ही होती है। फॉर इट इज़ दे हु अलाउ नॉन ट्राइबल एनक्रोचर्स इन द फॉर्म ऑफ ट्राइबल टिम्बर मर्चेंट, पेपर मिल्स एक्सेट्रा टू एक्सप्लॉइट ट्राइबल लैंड। मतलब यही लोग जो है ऐसे लोगों को जो कि टिम्बर मर्चेंट हो सकते हैं, पेपर मिल्स हो सकती हैं, इनको अलाउ करते हैं कि ये जो ट्राइबल लोग इनकी ज़मीन को एक्सप्लॉइट करें और फोर्सिबली इनकी जो ज़मीन है उनको जो है खाली करवाएं। She has also noted that in case where tribal have already been evicted and cannot go back to their lands, they must be compensated। ऐसे लोग जिनको ऑलरेडी उनकी ज़मीन से निकाल दिया गया है उनको कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। That is the government must draw a plan and policy for them to live and work elsewhere। After all, government spend large sums of money on building industrial and other projects on lands taken from tribal, so why should they be reluctant to spend even very modest amount on rehabilitating the displaced। मतलब उनका क्या डिमांड थी कि जब सरकार इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर सकती है इन जगहों पे प्रोजेक्ट बनाने में, तो वो थोड़ा सा पैसा इन लोगों को रिहैबिलिटेशन देने के लिए, इनको दोबारा से कहीं पे स्थापित करने के लिए, रहने के देने के लिए क्यों पैसा खर्च नहीं कर सकती। तो सरकार को ये सारे काम करने चाहिए। कंक्लूजन, as we can see, the existence of a right or law or even a policy on paper does not mean that it exists in reality। पेपर पे किसी भी राइट का, कानून का होना प्रैक्टिकली ये नहीं इंश्योर करता कि वो राइट जो है लोगों को मिल भी रहा है। पीपल हैव हैड टू कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन और मेक एफर्ट टू ट्रांसलेट दीज इनटू प्रिंसिपल्स दैट गाइड द एक्शन ऑफ देयर फेलो सिटीजन और इवन देयर लीडर्स। लोगों को ही लगातार कोशिश करनी पड़ती है कि जो उनके लीडर्स हैं या जो बाकी समाज के जो लोग हैं वो इन राइट्स का जो है सम्मान करें, इन कानूनों का जो है पालन करें। द डिज़ायर फॉर इक्वालिटी, dignity and respect is not new। It has existed in different forms throughout our history, as we have seen in this chapter। Similarly, even in a democratic society, similar processes of struggle, writing, negotiation or organizing need to कंटिन्यू। मतलब ये सब चीज़ें कोई नई नहीं है। अपने डिग्निटी के लिए लड़ना, अपनी इक्वालिटी के लिए लड़ना, हमारे जो इंडिया की हिस्ट्री है इसमें बहुत पुरानी रही है, जहाँ लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे हैं और अभी भी ये कंटिन्यू है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। इसको आप स्टडी करके आएंगे। आदिवासी बेसिकली जो ये 1989 का एक्ट है ये आपको लर्न करना है, अच्छे से समझना है इस एक्ट को। द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। ठीक है।